नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और पृथ्वी में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पृथ्वी में पाए जाने वाले जो 3 श्रेणी के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी यानी महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी यानी पर्वत पठार मैदान, तृतीय श्रेणी मतलब अपर्दन से निर्मित स्थल रूप। इन सभी का निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी में ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं, इनके बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने समय समय पर मत दिए। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था लॉर्ड केल्विन के बारे में, लैपवर्थ एवं लव के बारे में, चतुष्फलक परिकल्पना जो लोथियन ग्रीन ने दी थी, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था और अन्य विद्वानों ने अपने अपने समय पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। आज के इस लेक्चर में हम वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ेंगे। वेगनर एक जर्मन विद्वान थे। इनका जन्म 1 नवंबर 1880 को हुआ। इनकी शिक्षा बर्लिन शहर में हुई थी। 1902 से 1930 तक इन्होंने एक खगोलीय वेधशाला में सहायक के रूप में कार्य किया। अपने भाई कर्ट के साथ भी इन्होंने कार्य किया। इनका जो भाई था वो भी मौसम विज्ञान तथा ध्रुवीय अनुसंधान में रुचि रखता था। वेगनर ने 4 ग्रीनलैंड अभियानों में भी भाग लिया था। 1913 में इन्होंने मौसम विज्ञानी जो रूस से संबंधित थे, जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन, उनकी बेटी से इन्होंने शादी की। और 1930 में ये ग्रीनलैंड में जब ये अपना एक ग्रीनलैंड अभियान कर रहे थे, उसी के समय पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक जलवायुवेत्ता थे, वनस्पति शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री थी, भूवेत्ता भी थे। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता थे, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। वेगनर जलवायु, वनस्पति और भूगर्भ शास्त्र के दिज्ञाता थे। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर ने 1912 में और पुनः इसका प्रतिपादन इन्होंने 1915 से 20 के मध्य किया। इसका कारण ये था कि जब इन्होंने 1912 में अपने मत का प्रतिपादन किया तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था, जिसके कारण इनके सिद्धांत को उतना आकर्षण प्राप्त नहीं हो पाया जितने की इन्होंने अपेक्षा या उम्मीद की थी। यही कारण है कि 1915 से 20 के बीच में इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन पुनः किया। उसके बाद लोगों ने काफ़ी इसको लोकप्रिय बनाया, लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया, काफ़ी समर्थन दिया। वेगनर के सिद्धांत का ये जो प्रारंभ है ये होता है कार्बोनिफरस युग से। कार्बोनिफरस युग का कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी एक लंबे समय से अपनी एक आयु को जी रही है। उस आयु में एक युग आया था कार्बोनिफरस। उस कार्बोनिफरस युग से ही इनके सिद्धांत का जो प्रारंभ है वो माना गया है। ये जो युग है वो इस जो तालिका दी गई है इसमें उसके बारे में लिखा हुआ है। कार्बोनिफरस युग के नाम से इस युग को जाना जाता है। इस युग में ही इन्होंने माना कि इनके सिद्धांत का जो मूल रूप है या जो सिद्धांत को एक नया रूप या जन्म मिला, वो इन्होंने कहा कि कार्बोनिफरस युग में ही मिला था, जैसा कि तालिका में प्रदर्शित है। यदि कहा जाए सिद्धांत का मूल रूप, मुख्य आधार या सार जो था, वेगनर ने सबसे पहले ये मान लिया कि वनस्पति, जलवायु और भूगर्भ शास्त्र जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन करने के पश्चात ये मान लिया कि कार्बोनिफरस काल तक में सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिन्हें वेगनर ने पैंजिया का नाम दिया। ये पैंजिया शब्द इन्होंने अपनी जर्मन भाषा में प्रयोग किया था। इन्होंने ऐसा माना कि जितने भी स्थल खंड थे, जितने भी स्थल पिंड थे, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
वेगनर ने समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में जुड़े हुए थे ऐसा माना, और इन्होंने साथ साथ ये भी माना कि जो स्थल खंड हैं उनके अतिरिक्त जो जलीय भाग हैं वो भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो बीच में इन्होंने माना कि पैंजिया एक बड़ा स्थल खंड था जो आज के वर्तमान जितने भी महाद्वीप हैं सबको पहले जोड़े हुए था, और जो जोड़ा हुए था उसमें इनका नाम एशिया, यूरोप या अंटार्कटिका या अफ्रीका नहीं था, बल्कि उसका नाम था पैंजिया। और इसी तरह से इन्होंने कहा कि पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल जल भाग था। जो जल भाग था ये तो स्थल खंड हो गया, पैंजिया अर्थात पूरी दुनिया के स्थल खंड एक जगह संकुचित रूप में हो तो उन्हें कहा पैंजिया। और जब यही जलीय भाग चारों तरफ से जो घेरे हुए थे पैंजिया को, उनको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा। अब पैंजिया और पैंथालासा जैसे शब्द जो हैं ये इनकी अपनी जर्मन भाषा के शब्द थे। पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलभाग था जिसे वेगनर ने पैंथालासा नाम से संबोधित किया। पैंजिया में 3 परतें सियाल, सीमा तथा नीफे स्थित थी, ऐसा इन्होंने माना। जैसा कि आज हम लोग मानते हैं, जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, सुएस महोदय ने माना सियाल सबसे ऊपरी परत थी, उसके बाद सीमा दूसरी परत थी, और नीफे जो है सबसे भूगर्भ में सबसे केंद्रीय जो परत थी वो नीफे के नाम से थी। सुएस ने अपनी सिद्धांत में अपने उसमें संकल्पना में ये भी बताया है कि ये सारी परतें किन किन विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित थी। तो ये चीज़ वेगनर ने भी माना कि जो पैंजिया है उसमें ये 3 परतें पाई जाती थी, सियाल, सीमा तथा नीफे। इसके उपरांत ये बताते हैं कि पैंजिया और पैंथालासा जो है वो जैसी आज दिखती है वैसी पहले नहीं थी। जैसे कि ये चित्र के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, सारे के सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं और वो अलग हो जा रहे हैं। जब वो धीरे धीरे करके अलग हो गए कार्बोनिफरस युग के बाद, तब वर्तमान समय में जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया, ये सारे के सारे महाद्वीपों का निर्माण बाद में हुआ। पहले ये सब आपस में जुड़े हुए थे जैसा चित्र में दिखाई पड़ रहा है। ये सब जुड़े रहेंगे तो इन्हें पैंजिया कहा जाता है। जब एक समय, एक काल के बाद ये सब अलग हो गए तो ये अलग अलग महाद्वीपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में हमें विश्व का मानचित्र या संसार का मानचित्र दिखाई पड़ता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने इसके आगे बताया कि जो पैंजिया है, ये जैसा कि अभी हमने देखा चित्र में कि पैंजिया टूट के अलग अलग भागों में बट गया, तो इन्होंने पहले ये भी बताया कि इसके भी 2 भाग थे, एक लारेशिया जिसके अंतर्गत वर्तमान का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आता है, और जो दक्षिणी भाग था इसको इन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। सबसे पहले पैंजिया, फिर पैंथालासा, फिर पैंजिया के जो उत्तरी और दक्षिणी टुकड़े हुए उन्हें इन्होंने लारेशिया और गोंडवाना लैंड दिया नाम। तो गोंडवाना लैंड जो नाम है वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अपना प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रतिनिधित्व उसका करता है, गोंडवाना लैंड। और जो लारेशिया है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग को दर्शाता है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि पैंजिया पहले टूटी उत्तरी और दक्षिणी भाग में, फिर उसके और छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिससे कि वर्तमान समय के सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आगे चलकर पैंजिया पूरी तरह से टूट गया और वर्तमान महाद्वीप और महासागर बने। पैंजिया का टूटना कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनके सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एक निश्चित काल के अनुसार इन्होंने बताया है। जैसा कि सामने मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है, पहला चित्र पैंजिया को प्रदर्शित करता है, दूसरा लारेशिया गोंडवाना को, तीसरा विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों को, और अर्थ टुडे या वर्तमान समय में जो हमें वर्ल्ड का मानचित्र दिखाई पड़ता है वो हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ऐसा इन्होंने माना। लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, जैसा कि पिछले मानचित्र में हमने देखा हो। पैंथालासा यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे के पूरे जलीय भाग का। फिर जब इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो बहुत सारे विद्वानों ने इनकी बात को नकारा भी, मना भी किया कि ये सिद्धांत सही नहीं है और ऐसा ही था तो ये सारे स्थलखंड आपस में जुड़े ही क्यों थे, ये हमेशा से टूटे रहते, या अगर जुड़े थे तो फिर ये टूटे क्यों, ये हमेशा ही टूटे हुए रहते। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए, और ये जो प्रमाण दिए इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया
कि जलवायु और वनस्पतियों के वितरण के आधार पर वेगनर ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में सभी स्थल भाग पैंजिया के रूप में थे। वेगनर का कहना है कि वर्तमान महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जैसा पहले था कार्बोनिफरस युग के समय पर, वैसा फिर से बन सकता है यदि आज के वर्तमान सारे के सारे महाद्वीपों को हम वापस से जोड़ देते हैं। और प्रमाण के रूप में इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि दोनों तटों को अगर आपस में मिलाया जाए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप का पश्चिमी भाग, और इसी प्रकार से इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह किसी वस्तु के दो टुकड़े अलग करके उन्हें पुनः मिलाया जा सकता है, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को और यूरोप के पश्चिमी भाग को, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग को और अफ्रीका के पश्चिमी भाग को आपस में मिलाया जा सकता है। ये जैसा मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन्होंने कहा कि भौगोलिक तटों में एक रूपता पाई जाती है। ये दोनों तट एक दूसरे से वापस वैसे ही मिलाए जा सकते हैं जैसे जिगसॉ फिट एक प्रक्रिया होती है। जैसे छोटे बच्चे ब्लॉक वगैरह खेलते हैं तो उसको आपस में जोड़ देते हैं तो वापस वो पूरी स्पेलिंग जो है नई तैयार हो जाती है। तो इन्होंने इसी चीज को प्रमाण या साक्ष्य के रूप में माना कि जिस तरीके से दो टुकड़ों को तोड़ो, अलग कर दो और उन्हें वापस जोड़ा जा सकता है, उसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो तट हैं उन्हें वापस जोड़ा जा सकता है। इन्होंने कई पर्वत क्रमों की समानता को भी दिखाया। इन्होंने कहा कि कैलेडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों को भी अगर उनकी एज देखी जाए, आयु देखी जाए, तो आज के समय में इन दोनों तटों के जो पर्वत हैं वो एक ही आयु के पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना का इन्होंने उदाहरण लिया। इन्होंने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उदाहरण लिया और इन्होंने एक जंतु है स्कैंडिनेविया में जो पाया जाता है लेमिंग, उसके बारे में इन्होंने विशेष रूप से टिप्पणी दी कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं। जैसा कि उनकी प्रवृत्ति थी जानवरों की कि वो पश्चिम की तरफ भागने की उनकी आदत में था, तो परंतु आगे स्थल ना मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। मतलब कि पहले दोनों स्थल खंड आपस में जुड़े थे तो लेमिंग नामक जंतु जो था वो पूर्व से पश्चिम की तरफ भागता था। तो आज भी ये प्रवृत्ति लेमिंग में पाई जाती है, लेकिन चूंकि ये स्थल खंड ये पैंजिया के टूटने के बाद अलग हो गए हैं, इसलिए वो जो जीव जिस जंतु के बारे में बात कर रहे हैं वो बीच में ही जलमग्न हो जाते हैं। पैंजिया के विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण को इस तरीके से एक बार फिर से चित्र के द्वारा हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये जो बीच बीच में ब्लू कलर के जलीय भाग दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि अगर कोई जंतु स्थल खंड से स्थल खंड की तरफ जाना चाहे तो रास्ते में अगर जल खंड आ जाएगा तो वो जलमग्न हो जाएंगे। इसी प्रकार भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर पर्वत क्रम, वनस्पति, चट्टान, जीवों के अवशेष, इन सब के प्रमाणों को आधार में यह साम्यता उन्होंने दिखाई और साक्ष्य के रूप में इन चीजों को प्रस्तुत किया। अच्छा, सिद्धांत पूरा होने के बाद इनसे ये भी प्रश्न किया गया कि प्रवाह संबंधी बल, ये जो प्रवाह हुआ, ये जो पैंजिया टूटी या एक दूसरे से अलग हुई, ये एक निश्चित काल में हुई जैसा कि वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया है। लेकिन ये जो प्रवाह हुआ इसमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा, फोर्स या बल लगा होगा। इस बारे में अन्य विद्वानों ने इनसे प्रश्न किया तो इन्होंने बताया कि प्रवाह संबंधी दो तरह के बल लगे। इसमें इन्होंने कहा कि पहला बल जो लगा वो भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह, गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ, ऐसा इन्होंने कहा। महाद्वीप सियाल का बना हुआ है और सीमा से कम घनत्व वाला है, अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। इसलिए इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो पहला बल था वो गुरुत्व बल था। दूसरे बल के बारे में आगे ये कहते हैं कि महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। ये बात इन्होंने ठीक उसी तरह से मानी जैसा कि वर्तमान समय में समुद्र का जल जब ज्वार के रूप में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर खींचता है, तो इन्होंने कहा कि उस समय भी पैंजिया जो आधा टूट गई, एक दूसरे से अलग हो गई, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो ज्वारीय बल था उसका भी कहीं ना कहीं उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर
रोक ब्रेक का काम करती है। इसी कारण महाद्वीप भाग पीछे छूट जाते हैं और स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ऐसा इन्होंने माना कि दो बलों का प्रभाव था, एक गुरुत्व बल का, एक ज्वारीय बल का। तो इसका उत्तर भी ये देते हैं, ये पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रवाह है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में हुआ था और स्थल खंड में भी कोई छोटा नहीं था। फिर इन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में बताया कि पैंजिया का विभंजन या टूटना कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया को दो भागों में विभंजन हो जाता है, जैसा जैसा ये बताते हैं। इसी बीच ये बताते हैं बीच का भाग टेथीस सागर के रूप में बदल गया। इसे इन्होंने टेथीस का खुलना कहा। अब टेथीस उस स्थान पे था जहाँ पे वर्तमान समय पे हिमालय पर्वत स्थित है। तो इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो अलग अलग युग में अलग अलग घटनाओं के साथ किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में पर्वतों का निर्माण के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। इन्होंने समुद्री जो चाप है दिखाई पड़ती है तोरण, वो भी उसके बारे में भी बताया। इन्होंने कार्बोनिफरस में हुए हिमानीकरण के बारे में भी अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया। कुल मिला के एक विस्तृत विवेचना की इन्होंने महाद्वीप और महासागरों के निर्माण से संबंधित। एक लंबे समय तक इनके सिद्धांत को, इनके विचारों को भरपूर समर्थन मिलता रहा, लेकिन एक समय के बाद लोगों ने इसमें प्रश्न उठाने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो इन्होंने जिन बलों के बारे में बताया है वो बल पर्याप्त नहीं लगते इतनी बड़ी भौगोलिक घटना के लिए। इनके सिद्धांत के बाद अगर इनके सिद्धांत को काल के हिसाब से देखा जाए तो इतने वर्ष पुराना में इन्होंने बताया कि पर्वतों का निर्माण जो कैसे हुआ। इस चित्र में टेथीस सागर के बारे में भी दिखाया गया है। टेथीस सागर उसी जगह पे स्थित है जहाँ पे वर्तमान समय में हिमालय है। तो टेथीस सागर का खुलना मतलब कि टेथीस सागर में जब विभिन्न प्रकार के वलन का निर्माण हुआ, वो जगह वलित हो गई, तो वलन के उपरांत वहाँ पर धीरे धीरे अनाच्छादन अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप अवसादों के जमने के बाद बड़े बड़े पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत की रचना इस स्थान पर हुई। इस सिद्धांत के यदि मूल्यांकन की बात की जाए तो इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो ये, सबसे पहले इनका उद्देश्य ये नहीं था, ये जानना नहीं चाहते थे कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने हैं, बल्कि इनकी जो उत्सुकता थी वो जलवायु संबंधी थी, क्योंकि एक जलवायुवेत्ता थे। तो इन्होंने हमेशा से ये जानने का प्रयास किया था कि कहीं भी जलवायु परिवर्तन यदि होता है तो उसका क्या कारण होता है। उसके दो कारण हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि यदि स्थल भाग, जो उस समय ये बात चलती थी कि स्थल जो है वो स्थिर है या नहीं है। जब टेलर ने भी अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो एक नया विषय उभर कर सामने आया कि जो स्थल हैं वो स्थिर नहीं है। तो इनका जो तथ्य था वो ये था कि जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने दो कारण देखे। इन्होंने कहा कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण होता होगा, जिस कारण कभी ठंड होती है, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्णाद्र, कभी समशीतोष्ण जलवायु का आगमन होता है। लेकिन जब इन्होंने प्राचीन तथ्यों को उनको इतिहास में देखा तो इन्हें इस तरह का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, मतलब जलवायु तो स्थिर है और स्थल खंड वहां पर पहुंच जाए तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जलवायु कटिबंध अस्थिर नहीं है, वो स्थिर हैं। स्थल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जिस जगह जाते हैं वहाँ की जलवायु को वो अपना लेते हैं। तो इनका उद्देश्य महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति नहीं था, इनका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाना। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे ये अधिक जानने की जानकारी में अंदर जाते गए कि हाँ अधिक से अधिक इनको जानकारी प्राप्त हो जाए जलवायु संबंधी, वैसे वैसे क्या हुआ, ये महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित विचारों को व्यक्त करने लगे। लेकिन इनके सिद्धांत में सबसे पहले जो सब आलोचना हुई वो महाद्वीपों के प्रवाह को लेकर जो इन्होंने बल बताए हैं उन्हें अपर्याप्त माना गया। इसी तरीके से इन्होंने कई बातें अपने ही सिद्धांत में दो बार कही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि शुरुआत में इन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था।
बाद में इन्होंने कहा कि सीमा से सियाल पर रुकावट आ गई और इसी कारण से पैंजिया का जो है विभंजन हो गया। और इसको अगर यदि मान भी लेते हैं तो सियाल से सीमा कठोर है, तो सियाल उस पर कैसे तैर सकती है, ऐसा इनके सिद्धांत में लोगों ने मतलब विरोध किया इनका। और आगे चलकर जब बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया तो ये भी माना गया कि आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते हैं। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह से मेल नहीं खाती है, मतलब एकदम एग्जैक्ट उनको आपस में मिलाया नहीं जा सकता है। और इनकी आलोचना में ऐसा भी कहा गया कि वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। इन्होंने एकदम सही समय नहीं बताया, और अगर इन्होंने एक टाइम टेबल निश्चित भी कर दिया तो सब इसका क्या उत्तर है कि उससे पहले पैंजिया जुड़ी कैसे थी और उसके बाद पैंजिया टूटी तो फिर आज भी क्यों नहीं टूट रही है। ये प्रक्रिया तो सतत चलते रहना चाहिए, क्योंकि गुरुत्व बल और ज्वारीय बल तो लगातार ही पृथ्वी को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से इनका प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय है और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित सिद्धांतों में इनका जो है नाम आता है। लेकिन पूरी तरह से प्लेट टेक्टोनिक किया जाने के बाद से, सागर नितल प्रसरण को जानने के बाद से इनके सिद्धांत को बराबर जो है वो सम्मान जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में अन्य विद्वानों के विचारों के, उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की जाएगी। नमस्कार, थैंक यू।